हेलो फ्रेंड्स। आज हम डीपी 900 का मॉड्यूल 2 कवर करने वाले हैं, जिसमें मेजरली रिलेशनल डेटा समझना है। एज्योर में रिलेशनल डेटा क्या होता है। तो इसमें टोटल 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में हम लोग करेंगे रिलेशनल डेटा के कॉन्सेप्ट्स क्या है, जिसमें अंडरस्टैंड करेंगे रिलेशनल डेटा क्या होता है, जिसमें टेबल्स के बारे में, एंटिटीज़ के बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन क्या है, देन एक्स सीक्वल के बारे में एक्सप्लोर करेंगे, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल कमांड्स कौन सी होती हैं, और फिर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्या है। तो आज हम इस वीडियो में पार्ट 1 कवर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि रिलेशनल डेटा क्या होता है। तो हम अगर हम ये देखें, एक डेटा जिसमें डेटा जो होता है दैट इज़ कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। वो रोज़ और कॉलम्स में भी हो सकता है, टेक्स्ट में भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। तो जब हम जैसे हमने कोई इन्फॉर्मेशन को अगर हम रोज़ और कॉलम्स लेते हैं तो ज़्यादा मीनिंगफुल नज़र आता है। तो अगर आप ये एग्जांपल देखोगे, इसमें हमने कस्टमर, प्रोडक्ट, ऑर्डर और लाइन आइटम, ये 4 टेबल्स लिए हैं। टेबल होता है रो और कॉलम्स का कलेक्शन, ठीक है। और हमने इसमें इन्फॉर्मेशन को रो कॉलम्स फॉर्म में डाला हुआ है। तो रिलेशनल डेटा में अगर हम बात करें तो कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ होती हैं, जो कि अगर हम देखें एंटिटी क्या होता है, एंटिटी का मतलब होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, है ना। तो जैसे अगर हम ये देखें, कस्टमर कस्टमर भी एक इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पे भी हम एक एंटिटी मेंटेन कर रहे हैं। हर रो एक इन्फॉर्मेशन दे रही है, हर रो एक एंटिटी है। तो जब हम उसे रोज और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं तो वो टेबल बन जाता है। तो टेबल में अगर आप देखोगे, हर रो एक सिंगल इंस्टांस है एंटिटी का। जैसे कि फर्स्ट रो कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, ऐसी प्रोडक्ट की, ऐसी लाइन आइटम और ऑर्डर की। इसमें से हर रो जो है वो उनकी जो 3-4 जो भी कॉलम्स हैं वो सारे उस पर्टिकुलर कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा टेबल, जिसके अंदर हम रोज और कॉलम्स में डेटा देते हैं। और इस तरह से डेटा देने का बेनिफिट ये है कि इजी टू अंडरस्टैंड, जल्दी हम समझ में आता है और हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम आगे समझते हैं कि कैसे हम इसे रिलेट करेंगे। जैसे अगर मैं ये एग्जांपल देखूं, तो इसमें आपका फर्स्ट है कस्टमर। कस्टमर का नाम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। यहाँ पे नाम आ गया। आईडी, उनका एक आईडी हो गया जो कि यूनिकली हम उसे निकाल पाएंगे। ये इस कस्टमर की बात हो रही है, जैसे स्कूल में रोल नंबर्स होते हैं उस तरह से। उसका ईमेल आईडी, देन उसका एड्रेस और सिटी। तो ये इस पर्टिकुलर पर्सन की, कस्टमर की पूरी इन्फॉर्मेशन है। ऐसी प्रोडक्ट में जाते हैं तो प्रोडक्ट का आईडी, जितने भी तरह के प्रोडक्ट्स हैं तो वो हर तरह के प्रोडक्ट, उनका आईडी और उनकी प्राइस आ जाएगी। ऑर्डर है तो ऑर्डर कोई ना कोई लेगा, राइट। तो ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर नंबर है, किसको किस दिन लिया और किस कस्टमर ने लिया, तो आईडी है। आईडी इसमें है, जिससे हम ये निकाल सकते हैं कि जो का कस्टमर आईडी 1 है, तो जो ने 1000 नंबर ऑर्डर लिया इस डेट को। ऐसे हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं 2 टेबल को रिलेट करके। फिर इसी तरह से लाइन आइटम है। लाइन आइटम में एक तरह से हमने ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट आईडी और कितनी क्वांटिटी हमने ऑर्डर करी, वो सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से टेबल्स बनाए गए हैं। इन टेबल्स में आपस में रिलेशन है, जिससे कि हम एक से दूसरे टेबल से डेटा निकाल सकते हैं। और दूसरा, टेबल्स इस तरह से बने हुए हैं कि कहीं पर भी आप देखोगे सारी इन्फॉर्मेशन उस टेबल के कॉरेस्पॉन्डिंग ही है। कोई भी ऐसा नहीं है कि मिक्सचर बनाओ। अगर हम किसी भी, अगर सारी डिटेल्स एक टेबल में डाल लेंगे तो उतना ही समझना मुश्किल हो जाता है। फिर आता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ज़्यादातर डेटा प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। जब भी हमें स्कीमा डिज़ाइन करना होता है, उस प्रोसेस को हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। स्कीमा डिज़ाइन के टाइम पर हम लोग सबसे पहले ये इकट्ठा करते हैं कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। अब ये देखते हैं, कोशिश ये होती है कि कहीं पर भी डेटा की डुप्लीकेसी ना हो, मतलब डेटा बार बार ना आ रहा हो, सेम डेटा। और हम ये कोशिश करते हैं कि उसमें इंटीग्रिटी मेंटेन हो, यानी कि उसमें 2 टेबल्स में जब रिलेशनशिप बनाई जाती है तो ऐसा ना हो कि दूसरे टेबल का डेटा रिमूव कर दिया तो सारा डिलीट हो जाए, है ना। तो उनके अंदर इतनी इंटीग्रिटी हो कि डेटा मेंटेन रहे। तो इसको हम और डिटेल में समझते हैं। इस वन लाइनर डेफिनेशन का क्या मतलब है। अगर मैं सिंपल फॉर्म में बोलूँ तो सेपरेट करता है ये हर एंटिटी को इनटू इट्स ओन टेबल। जैसे कि कस्टमर का डेटा था, तो कस्टमर का हर रिकॉर्ड, हर कस्टमर के एक अलग अलग कस्टमर के बारे में बोल रहा है। तो हर एंटिटी को वो अलग अलग सेपरेट कर रहा है। उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब कॉलम्स हैं। और वो आइडेंटिफाई करता है कि रोज़ में प्राइमरी की हो, यानी यूनिकनेस हो। ऐसा ना हो जैसे कस्टमर था तो कस्टमर आईडी था, जिससे यूनिकनेस थी, जिससे सर्च करना इजी हो जाए, फाइंड करना इजी हो जाए, ठीक है। और फॉरेन की होता है रिलेशनशिप बनाने के लिए, 2 टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए। जैसे कि अगर मैं इसमें जाऊँ, इस फिगर में, तो जैसे कस्टमर और ऑर्डर में कैसे रिलेशन है कि ऑर्डर के अंदर कस्टमर आईडी है। तो कस्टमर जो है
वो ऑर्डर टेबल में फॉरेन की होगा और प्राइमरी की होगा कस्टमर में। इस तरह से टेबल्स में रिलेशनशिप बनाई जाती है। तो ये हमने बहुत ही शॉर्ट में भी समझा कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर हमें बहुत डिटेल में समझना है प्राइमरी फॉरेन की क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं सीक्वल के, तो उसके लिए हमारे एक डिटेल्ड वीडियोस हैं जिस सीक्वल के, जिससे आप समझ सकते हो। इवन मोर डिटेल में आप पूरी नॉर्मलाइजेशन समझ सकते हो। उनकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप उसको उस वहाँ जाके समझ सको और डिटेल में। बट इस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव हमें ये शॉर्ट में पहले ये समझना है कि उसका बेस क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें है कि मान लो हमें कोई भी कोर प्रिंसिपल्स नॉर्मलाइजेशन के समझने हो, तो अगर हम इस टेबल को देखें, इस टेबल के अंदर हमने प्रोडक्ट अलग नहीं करा, कस्टमर भी अलग नहीं किया। ऑर्डर, कस्टमर और प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स एक ही में है। तो इसमें ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, कस्टमर, प्रोडक्ट और क्वांटिटी है। तो अगर आप देखोगे इसमें जो जोन्स के नाम से 2 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और उसने एक में हैमर लिया, एक में स्क्रू ड्राइवर लिया। अगर एक कस्टमर सपोज 10 आइटम्स लेता है तो एक ही टेबल के अंदर 10 रिकॉर्ड्स होंगे। तो सोचो कि अगर हमारे पास बहुत बिग डेटाबेस हो, हंड्रेड्स ऑफ टेबल्स हैं, उसमें हम किस तरह से मेंटेन करेंगे, उसको समझना कितना मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरह से एक ही टेबल में सारा रखना शुरू करेंगे। तो एक तो समझना मुश्किल, उससे डेटा निकालना मुश्किल, सर्च करना मुश्किल, परफॉर्मेंस वीक हो जाएगी, मल्टीपल चीज़ें। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए इस टेबल में बेस्ट क्या रहेगा कि हम इसको नॉर्मलाइज करें। ठीक है, नॉर्मलाइज करने के लिए हमने उसको इस तरह से डिवाइड किया, यानी एक सेपरेट कस्टमर टेबल बना जिसके अंदर खाली कस्टमर की इन्फॉर्मेशन होगी। उसका रिलेशनशिप ऑर्डर के साथ है, यहाँ पर हमने ये रिलेशनशिप दिखाया हुआ है। ऑर्डर में कस्टमर डाला, यानी कि इस कस्टमर ने ये ऑर्डर को ऑर्डर किया इस डेट को। अब ऑर्डर ऑर्डर और आइटम और प्रोडक्ट, इन सब की कनेक्शन इसमें डाला हुआ है लाइन आइटम में, जिससे पता चल रहा है कि 1000 नंबर के ऑर्डर में ये प्रोडक्ट आईडी इतनी क्वांटिटी ली गई है। इससे और क्लियर हो गया कि कितनी क्वांटिटी गई है। उसके बाद प्रोडक्ट्स के साथ भी कनेक्शन है, जिससे ये पता चल रहा है कि प्रोडक्ट आईडी ये बिक गए हैं। अब चाहे किसी को निकालना हो कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है, वो आ जाएगा, कितने ऑर्डर्स गए हैं वो आ जाएगा। तो इस तरह से ये और नॉर्मलाइज हुआ और इसमें कहीं भी डुप्लीकेसी नहीं है। ठीक है, और इंटीग्रिटी क्या हुआ कि मान लो मुझे लाइन ये कस्टमर डिटेल डिलीट करनी है, तो हम नहीं कर पाएंगे जब तक कि इनके ये नीचे के टेबल्स ना डिलीट हो जहाँ पर फॉरेन की बनी है। तो ये इसमें इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है। पहले ये डिलीट करने पड़ेंगे, फिर जाके कस्टमर टेबल डिलीट होगा। ठीक है, या हमें मान लो किसी कस्टमर का आईडी बदलना, तो वो नहीं बदल पाएंगे क्योंकि रिलेशन है। तो इस तरह से इंटीग्रिटी मेंटेन्ड होती है इसके अंदर। ठीक है, अब समझते हैं कि सीक्वल क्या होता है। ये सीक्वल का बिल्कुल बेसिक्स है। सीक्वल स्टैंड करता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और इसको हम यूज़ करते हैं जब हमें रिलेशनल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करना हो, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस बनाया, उसके बाद उसमें हमें कोई एक्शन करना है, डेटा इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, या कोई भी हमें एक्शन परफॉर्म करना है, तो हम सीक्वल के थ्रू करते हैं। एसक्यूएल स्टेटमेंट जो होती हैं वो कोई टास्क परफॉर्म करती हैं, जैसे कि अगर हम कॉमन आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखें तो जिसमें एसक्यूएल इंक्लूडेड होता है, वो है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माई सीक्वल, पोस्टग्रेसक्यूएल, मारिया डीबी और ऑरेकल। थोड़े थोड़े सिंटैक्सिस का फ़र्क होता है। तो अगर हम ये देखें कि सीक्वल स्टेटमेंट्स में हम क्या क्या कमांड्स यूज़ करते हैं, तो हम सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट और ड्रॉप यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें अगर आपको और डिटेल में जाना हो, हर कमांड को बहुत अच्छे से देखना हो, तो उसके लिए हमारे डिटेल्ड वीडियोस सीक्वल के हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब अगर हम ये देखें कि पॉपुलर डायलेक्ट्स क्या हैं सीक्वल के, तो टी सीक्वल होता है, ये होता है माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर का वर्जन, और एज्योर सीक्वल सर्विसेज में भी, दोनों में ही एक ही तरह से क्वेरीज लिखी जाती हैं, टी सीक्वल क्वेरीज। पीजी सीक्वल होता है जो कि एक तरह से एक्सटेंशंस इम्प्लीमेंटेड इन पोस्टग्रेसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल में हम इसको यूज़ करते हैं। पीएल सीक्वल जो होता है वो ऑरेकल में भी यूज़ होता है और हमारे सीक्वल सर्वर में भी होता है। ये एक तरह से प्रोसीजरल लैंग्वेज है, जैसे कि प्रोसीजर्स, ट्रिगर्स वगैरह हो गए, उसके लिए हम पीएल सीक्वल कॉल करते हैं। नाउ अब सीक्वल की स्टेटमेंट टाइप्स क्या होती है? 3 टाइप्स की स्टेटमेंट्स होती हैं: डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो अब इसे समझते हैं कि ये किस तरह की तीन, क्या डिफरेंस है इन तीनों में। तो फर्स्ट है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि डेटा को डिफाइन करने के लिए, जैसे कि क्रिएट, मॉडिफाई एंड रिमूव। ठीक है, मेजरली ये 3 चीज़ें होती हैं इसमें, जो कि हम स्टोर्ड प्रोसीजर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, व्यूज़ पे भी और टेबल्स पे भी। तो मोस्ट कॉमन डीडीएल कमांड्स है क्रिएट, जिससे कि हम नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, हम टेबल बना सकते हैं, व्यू बना सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर बना सकते हैं। ऑल्टर का मतलब हो गया किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर चेंज करना है, जैसे टेबल में एक नया कॉलम ऐड करना है।
ठीक है। ड्रॉप हो गया, किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है, डिलीट करना है, ड्रॉप करना है। रीनेम हो गया, किसी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को हमें रीनेम करना है, नाम चेंज करना है। तो अब यहाँ पे एक कमांड है क्रिएट टेबल। ये टेबल क्रिएट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं क्रिएट टेबल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट टेबल का नाम है आईडी इंट प्राइमरी की। इसमें आईडी हमारा कॉलम हो गया और ये इसमें डेटा टाइप हो गया और प्राइमरी की इसका कंस्ट्रेंट हो गया। ठीक है। ऐसी नेम वैरकेर है नॉट नल, प्राइस डेसिमल है नल। तो इस तरह से हम इसमें टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो क्रिएट इज डीडीएल कमांड। फिर आता है डीसीएल। डीसीएल का नाम है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। कंट्रोल का मतलब होता है कि उसमें परमिशन से रिलेटेड है, जैसे कि ग्रांट करना, परमिशन डिनाई करना या रिवोक करना। ठीक है। तो इसके मोस्ट कॉमन डीसीएल कमांड्स हैं ग्रांट। ग्रांट मतलब परमिशन ग्रांट करना किसी पर्टिकुलर एक्शन के लिए। जैसे हमने किसी को परमिशन देनी है कि प्रोडक्ट टेबल में उसमें वो सिलेक्ट कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है और अपडेट कर सकता है, तो ये परमिशन देनी है। अगर मान लो मुझे उनमें से इंसर्ट डिनाई करनी है परमिशन, तो हम उसको डिनाई कर देंगे। रिवोक मतलब सारी परमिशंस को रिवोक करना है, तो पूरी परमिशंस रिवोक हो जाएंगी जो भी दी है। तो अगर आप इस कमांड को देखोगे ग्रांट सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट ऑन प्रोडक्ट टू यूजर वन, तो हम परमिशंस कौन सी ग्रांट कर रहे हैं, सिलेक्ट इंसर्ट और अपडेट प्रोडक्ट्स टेबल पर यूजर वन को दे रहे हैं। ठीक है। ऐसे अगर हमें डिनाई करना होगा तो डिनाई कौन सी वाली करनी है, तो वो पर्टिकुलर सिलेक्ट इंसर्ट में से कौन सी डिनाई करनी है, वो डिनाई वो कमांड का यानी जो भी हमें परमिशन हटानी है वो ऑन प्रोडक्ट ऑन टेबल देन टू यूज़र, मतलब इस यूज़र से डिनाई करना है। फिर आता है डीएमएल स्टेटमेंट्स। डीएमएल स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें हम डेटा मैनिपुलेट करते हैं, मीन्स रोज़ मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है। इसके अंदर हमारी जो मेजरली कमांड्स होती हैं वो सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट, यानी डेटा की रोज़ में से कुछ डेटा निकालना है तो सिलेक्ट कमांड। रीड रोज़। इंसर्ट मतलब हमें एक नई रो ऐड करनी है। अपडेट मतलब हमें कुछ वैल्यू उसमें अपडेट करनी है, कोई पर्टिकुलर कॉलम में किसी रो की वैल्यू अपडेट करनी है। डिलीट मतलब किसी रो को डिलीट करना है। तो उसके लिए हम ये कमांड्स यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी इज इक्वल टू सिएटल। तो ये हमने उसमें डेटा फिल्टर करा है, सारी सारी कॉलम्स का डेटा निकाला है कस्टमर टेबल से जहाँ पर सिटी सिएटल है। तो अगर हमें मान लो कि स्पेसिफिक सेट ऑफ कॉलम्स निकालने हैं तो सिलेक्ट कॉलम के नेम्स फ्रॉम टेबल नेम वेयर सिटी इज इक्वल टू सिएटल। तो इस तरह से क्वेरी चेंज हो जाएगी। अगर क्वेरी में बहुत सारी रोज़ रिटर्न करनी है तो उसके लिए हमें कई बार ज़रूरत होती है सॉर्टिंग की। ठीक है। तो सॉर्टिंग के लिए हमारे पास कमांड होती है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय अगर हम यूज़ करते हैं जैसे कि सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस सिटी फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी इक्वल सिएटल, ऑर्डर बाय लास्ट नेम। तो ये ऑर्डरिंग हो रही है बाय लास्ट नेम। ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर करेगा बेस्ड ऑन लास्ट नेम। अगर हमें डिसेंडिंग में करना है तो लास्ट में DESC डिसेंडिंग के लिए। ठीक है। अगर दो टेबल से डेटा निकालना होगा तो ज्वाइंस यूज़ करने होते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल दिया है, इट्स ऑल ज्वाइंस नहीं कवर किए, सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। सिलेक्ट ऑर्डर नंबर ऑर्डर डेट एड्रेस सिटी फ्रॉम ऑर्डर एज O ज्वाइन कस्टमर एज C। तो दो टेबल्स को हमने यहाँ पे ज्वाइन करा है बेस्ड ऑन आईडी फ्रॉम कस्टमर टेबल एंड ऑर्डर से हमने लिया कस्टमर। तो इन दोनों के बेसिस पर यहाँ पर ज्वाइन किया। ठीक है। अगर डिटेल में ज्वाइन समझने हैं तो ज्वाइन की सेपरेट वीडियोस हैं SQL की वीडियोस में, वहाँ से आप देख सकते हो। लेकिन एग्जाम के लिए ये बहुत डिटेल्स में ज्वाइंस के क्वेश्चंस नहीं पूछते, क्वेरीज नहीं पूछते। ठीक है। नेक्स्ट आता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं, तो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हमारे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो है मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें हमने कुछ लॉजिक रखा है या हमने स्पीड परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए रखा है या कुछ ऑप्टिमाइजेशन के लिए रखा है या उसमें प्रोग्रामिंग लॉजिक्स हैं, तो वो कुछ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि व्यू, स्टोर प्रोसीजर और इंडेक्स। तो इन्हें डिटेल में समझते हैं कि तीनों क्या हैं। व्यू क्या होता है कि अगर हम ये देखें कि जब भी हमें कोई वर्चुअल टेबल बनाना हो, फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे एक ऐसा टेबल चाहिए जिसमें हमें ये निकालना है कि हमारी टोटल कितने ऑर्डर्स हुए। ठीक है। और कस्टमर्स किस किस लोकेशंस के थे जिन्होंने ये ऑर्डर करे। तो ऐसा करके कुछ हमें मल्टीपल टेबल से निकाल के कुछ डेटा रिट्रीव करना है और हमें वो कुछ ऐसा करना है कि व्यू इसलिए चाहिए कि उसमें हमें कुछ सपोज कैलकुलेशन भी करनी है या हमें कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है और डेटा अलग रखना है। और ऐसा भी करना है कि मतलब एक वर्चुअल व्यू एक तरह से वर्चुअल टेबल हो गया, जब मल्टीपल टेबल से डेटा चाहिए, किसी पर्टिकुलर फॉर्म में डेटा चाहिए या कुछ कैलकुलेशन थोड़ी बहुत लगानी है उसके लिए चाहिए, तो हम उस बेटर ये रहता है हम उसको व्यू में निकाल लें। ठीक है। अब व्यू जो होता है एक तरह से टेबल्स को रेफर करता है, टेबल्स का रेफरेंस हो गया।
ठीक है। तो अब इस क्वेरी में अगर आप देखोगे तो हमने 2 टेबल से डेटा निकाला है, ऑर्डर और कस्टमर से। तो ऑर्डर में से ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, कस्टमर से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और सिटी। ठीक है, बेस्ड ऑन कस्टमर आईडी हमने ज्वाइन लगा के उससे डेटा निकालना है। तो अब ये डिलीवरीज में आ गया। जब भी सपोज हमें ये डेटा चाहिए होगा, हम डिलीवरीज व्यू को एक्सेस करेंगे और उससे डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो व्यू का भी अगर डिटेल लेक्चर देखना हो तो वो भी हमारी सीरीज़ में है, तो उसका भी लिंक दे देंगे। स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होते हैं? स्टोर्ड प्रोसीजर जिसमें सीक्वल स्टेटमेंट्स ही होती हैं, लेकिन हम उसमें कुछ प्रोग्रामिंग लॉजिक भी डाल सकते हैं, उसमें कुछ भी तरह का हम लॉजिक डाल सकते हैं जो डेटा से रिलेटेड हो। इसमें हम कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जब डेटा पे काम करते हैं। प्रोसीजर्स में पैरामीटर्स पास होते हैं, जैसे हमने इस प्रोसीजर में पास किया रीनेम प्रोडक्ट। इसका पर्पस है किसी प्रोडक्ट को रीनेम करना है, तो हमने पास किया प्रोडक्ट आईडी और न्यू नेम। तो हम पर्पस ये है कि इस प्रोडक्ट आईडी के नया नाम देना है। तो अपडेट प्रोडक्ट सेट नेम इज इक्वल टू न्यू नेम वेयर आईडी इज प्रोडक्ट आईडी। जब हम इस प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं तब ये एग्जीक्यूट नहीं होता। ये तब एग्जीक्यूट होता है जब हमें किसी स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट प्रोसीजर का नाम और हम पैरामीटर पास करते हैं। ठीक है, तब ये एग्जीक्यूट होगा और तब इसका आउटपुट आएगा। और प्रोसीजर को हम कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं, कितनी भी बार पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। जब जब कॉल करना है डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पास कर सकते हो। इसका बेनिफिट ये है कि आपने एक बार क्रिएट कर दिया, आप मल्टीपल टाइम सेम लॉजिक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरह से ईजी हो जाता है जब हमें कोई लॉजिक एक जगह रखना हो और उसे बार बार यूज़ करना हो। ठीक है, इसको आप ट्रिगर्स में भी कॉल कर सकते हो, आप कहीं भी कॉल कर सकते हो, फंक्शंस में भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जैसे इसमें यही बताया कि जब ये प्रोसीजर बन गया है तो आप इसको कहीं भी कॉल कर सकते हो। सेम थिंग यहाँ इस स्लाइड में कवर्ड है। फिर आता है इंडेक्स। इंडेक्स कैसे हेल्प करता है? इंडेक्स डेटा सर्च करने के लिए हेल्प करता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक बुक होता है, बुक के अंदर इंडेक्स होता है। ठीक है, इंडेक्स का फ़ायदा क्या है? आप उसमें टॉपिक देखते हो, आप ये देखते हो आपको किस पेज नंबर पे जाना है। ठीक है, तो एक तरह से इंडेक्स जो है वो हेल्पफुल होता है, आपको पेज नंबर कहाँ जाना है आप इजीली पहुंच जाते हो। ठीक है, तो अब अगर हम ये देखें कि इंडेक्स जो होता है वो हमेशा सॉर्टेड होता है, या तो आप किसी पेज, या तो पेज नंबर्स पे सॉर्टेड होगा या किसी और तरह से सॉर्टेड होगा ताकि आप इजीली पहुंच जाओ। सेम यहाँ पर है कि अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स होता है कि आप डेटा को जल्दी सर्च कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि हमें डेटा में कुछ क्वेरी लगानी है। ठीक है, तो अब हमें क्वेरी लगानी है नेम पर, मुझे प्रोडक्ट नेम से सर्च करना है। तो ये कैसे स्टोर करता है? उसको ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म में स्टोर करता है, जैसे कि ए से एल तक जो है उसका एड्रेस ये है, एम टू जेड तक एड्रेस ये है। उससे फ़ायदा क्या होगा? अगर आपका प्रोडक्ट नेम सपोज ए से एल के बीच में है, सपोज हैमर है। ठीक है, तो अब ये यहाँ से देख के ये सीधा यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, तो आपकी सर्चिंग थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तो हम कैसे इंडेक्स क्रिएट करते हैं? क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम ऑन प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट टेबल में नेम कॉलम के ऊपर हमने इंडेक्स लगाया है और ये एक बार क्रिएट करना है। ये नहीं कि जब भी आपको सर्चिंग करनी है आप ये क्रिएट करोगे, एक ही बार क्रिएट करना है। जब आपकी टेबल में प्राइमरी की होती है वो उस पर ऑटोमेटिकली हमारा इंडेक्स बना होता है। बाकी कॉलम्स पर अगर किसी पर चाहिए तो इंडेक्स क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो इंडेक्स के भी अलग से सीरीज़ हैं, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। उससे आपको और डिटेल मिल जाएगी कि इंडेक्सेस कितने टाइप्स के होते हैं, कब कब यूज़ करते हैं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह वो सब हमारे लेक्चर सीरीज़ में मिल जाएगा। तो आप उसमें और डिटेल में जा सकते हो, लेकिन इस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इतना ही इनफ है इस पार्ट में, इस पर्टिकुलर अगर मॉड्यूल 2 के फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव तो आप स्पेसिफिक वीडियो में जा सकते हो जिसके लिंक्स हम शेयर कर देंगे। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपको समझ आ रहा होगा। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसमें पूछ सकते हो, और आगे की सीरीज़ ताकि आपको ईजिली आपको पता चल जाए कि सीरीज़ अपलोड हुई है, तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और ताकि आपको आगे के आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चले। थैंक यू।